गाइस, प्रेमा विद सोशलॉजी पॉइंट में आपका स्वागत है। समाजशास्त्र विषय की जानकारी के लिए हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज का टॉपिक है सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक परिवर्तन यानी सोशल चेंज। तो आज हम इस सामाजिक परिवर्तन टॉपिक को समझते हैं। सामाजिक परिवर्तन से मतलब है समाज में होने वाले परिवर्तन, जो कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। कुछ ना कुछ परिवर्तन होते रहते हैं, चाहे वो समाज में हो, प्रकृति में हो। और जो परिवर्तन होते हैं वो परिवर्तन विभिन्न प्रकार के होते हैं। हमारे आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, हर चीज में कुछ ना कुछ परिवर्तन होता रहता है। तो आज हम इस सामाजिक परिवर्तन के विषय में जानते हैं कि सामाजिक परिवर्तन क्या होता है और इन परिवर्तनों से ही समाज में जो विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ती है वो किस तरह से बढ़ती है। यानी जो सामाजिक परिवर्तन होता है वो किन किन रूपों में होता है, कितने प्रकारों में होता है। आज हम इन सभी चीज़ों को इस क्लास में जानते हैं। तो जानते हैं कि जो सामाजिक परिवर्तन होता है उसका क्या मतलब होता है। सामाजिक परिवर्तन से तात्पर्य सामाजिक ढांचे में परिवर्तन है। यानी सामाजिक ढांचे में जो समाज में एक सामाजिक प्रकार्यात्मक व्यवस्था बनी होती है, उस प्रकार्यात्मक व्यवस्था में जो परिवर्तन होते हैं, निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं और पीछे के जो परिवर्तन होते हैं वो लुप्त होते जाते हैं और आगे विकास की प्रक्रिया निरंतर बढ़ती रहती है, जो प्रक्रिया परिवर्तनों के द्वारा होती है। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि समाज के आकार, उसके विभिन्न अंगों की बनावट या संतुलन अथवा उसके संगठन के प्रकारों में होने वाले परिवर्तन से है। यानी समाज निर्मित होता है तो समाज किन से निर्मित होता है। समाज जो निर्मित होता है वो समाज में सामाजिक एक संस्कृति के द्वारा, जो समाज में संस्कृति होती है, रीति रिवाज होते हैं, परंपराएं होती हैं, इससे क्या होता है कि निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं और सामाजिक व्यवस्था जिससे चलती है, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, इन सभी में परिवर्तन से ही सामाजिक परिवर्तन होते हैं। तो जो समाज का निर्माण होता है वो इन सभी चीज़ों से मिलकर होता है। तो इन्हीं समाज के अंगों में परिवर्तन से ही परिवर्तन को ही सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। इस प्रकार सामाजिक परिवर्तन सामाजिक संरचना, सामाजिक संस्थाओं तथा उनसे पारस्परिक संबंधों में घटित होने वाले परिवर्तनों से है। तो जो समाज में व्यक्ति निरंतर किसी न किसी के संपर्क में आता है, समाज में निरंतर कुछ परंपराएं, नई क्रियाएं, नई रीति रिवाज, नई संस्कृति और नए नए प्रकार के एक तरह के से देखा जाए तो क्रियाएं होती रहती हैं, अनुसंधान होते रहते हैं। तो जो ये लोगों की सोच होती है जो कुछ नया करने की, कुछ समाज में जब नया होता है तभी परिवर्तन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार हम ये जान सकते हैं कि जो सामाजिक ढांचा होता है, जो हमारी सामाजिक प्रकारात्मक व्यवस्था होती है, जब उन समाज में ये नवीन परिवर्तन होते हैं, सामाजिक क्रियाओं में, सामाजिक रीति रिवाज, परंपराओं आदि में जो परिवर्तन होते हैं उसे ही सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। अब हम जानते हैं कि जो सामाजिक परिवर्तन के कारक होते हैं, यानी जो समाज में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं। तो सामाजिक परिवर्तन के कारक जानते हैं, जिसमें भौगोलिक कारक होता है, जिसमें प्राकृतिक शक्तियाँ होती हैं, प्राकृतिक घटनाएं होती हैं। जैसे कोई जनसमूह, जनसंख्या किसी क्षेत्र में निवास कर रही होती है और वो वहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है या किसी प्रकार की कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जो प्रकृति से
के द्वारा होती है। तो ये एक भौगोलिक कारण होता है जिसके कारण व्यक्ति को अपने आप को परिवर्तित करना पड़ता है। और उसके बाद है जैविकीय कारक। जैविकीय कारक में जनसंख्या पर विशेष जो समाज में जनसंख्या होती है, यानी जो जन्म दर एवं मृत्यु दर होती है, जैसे अब जन्म दर अधिक बढ़ गई तो जनसंख्या अधिक बढ़ जाएगी, मृत्यु दर अधिक बढ़ गई तो उससे भी समाज में परिवर्तन होगा। तो जो एक जैसे जन्म दर बढ़ेगी तो समाज में अलग तरह का परिवर्तन होगा, मृत्यु दर होगी तो उसमें समाज में अलग तरह का परिवर्तन। लेकिन ये सब क्या है? सामाजिक परिवर्तन के कारण ही है। जैसे जनसंख्या हो, जनसंख्या में व्यक्ति की आयु प्रभावित करती है, लिंग, वैवाहिक स्तर, ये सब व्यक्ति में ये चीज़ के सब शोध होते रहते हैं, समाज में आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं कि इनसे समाज में क्या परिवर्तन हो रहा है या इस आयु में किस तरह का परिवर्तन हो रहा है। आजकल देखते हैं कि कुछ लोग अपने लिंग परिवर्तन कराते हैं, उनमें परिवर्तन हो रहा है, विवाह के तरीकों में परिवर्तन हो रहा है। प्रौद्योगिकी कारण भी है एक सामाजिक परिवर्तन का, क्योंकि समाज में विषमता, असमानता व्याप्त है, जो साधनों को लेकर है, संसाधनों को लेकर है, जिसके लिए व्यक्ति निरंतर प्रयासरत है, जिसके कारण परिवर्तन हो रहे हैं। आर्थिक कारण है, आर्थिक कारण में व्यक्ति उत्पादन के तरीकों में परिवर्तन कर रहा है, उनके स्वयं के तरीके परिवर्तित हो रहे हैं। समाज में जो वितरण व्यवस्था है उसमें भी परिवर्तन हो रहा है कि जो व्यक्ति जिस क्षमता के द्वारा अपने आप को प्रदर्शित करता है उसके पास उतनी ही वितरण की व्यवस्था बनाई जाती है। आगे सांस्कृतिक कारक है, समाज में निरंतर कुछ न कुछ नवीन होता रहता है, उनके पहनावे में, बोली भाषा में, उनकी आदतों में, और जो दूसरी संस्कृतियां होती हैं उन संस्कृतियों से भी हम लोग कुछ अपने सामाजिक परिवर्तन करते हैं। तो ये सब कारक जो है सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हैं और इन्हीं सब के कारण ही समाज में परिवर्तन होते रहते हैं। चलिए अब हम आगे ये जानते हैं कि जो सामाजिक परिवर्तन है, विभिन्न समाज शास्त्रियों ने सामाजिक परिवर्तन के कुछ अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं, उन सिद्धांतों के विषय में भी जानते हैं। कई विद्वानों ने सामाजिक परिवर्तन की सैद्धांतिक व्याख्या की है। सामाजिक परिवर्तन के सभी सिद्धांतों को सिद्धांतकारों ने, यहाँ सिद्धांतों नहीं है, यहाँ सिद्धांतकार है, कारों ने दो भागों में सामाजिक परिवर्तन को विभाजित किया है। दो भागों में, एक उन्होंने बताया है, समाजशास्त्रियों ने चक्रीय सिद्धांत बताया है और दूसरा रेखीय सिद्धांत बताया है। तो जो चक्रीय सिद्धांत होता है ये चक्रनुमा चलता रहता है कि समाज में जो परिवर्तन होते हैं वो परिवर्तन ऐसे होते हैं कि वो परिवर्तित होते रहते हैं और पुनः अपनी स्थिति से होते हुए फिर अपनी पुनः स्थिति में पहुंच जाते हैं। यानी जो विकास की प्रक्रिया होती है वो निरंतर बढ़ती है और अपने पूर्ववत स्थिति को भी लेते हुए चलती है, यानी एक स्थान से उठती है दूसरे में विकास करती है, विकास की स्थिति को फिर वो पुनः पूर्ववत अवस्था से लेते हुए इस तरीके से जो चक्र होता है ये चक्र चलता रहता है। इसी तरीके से जो रेखीय सिद्धांत है, रेखीय सिद्धांत की जो विकास की प्रक्रिया होती है वो सीधी रेखा में होती है, यानी जो विकास होता है वो निरंतर होता रहता है या परिवर्तन जो होते हैं वो निरंतर होते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। तो इस तरीके से ये रेखीय परिवर्तन आगे को यानी सीधी रेखा में होता है, जबकि जो चक्रीय परिवर्तन होता है वो चक्र की भांति होता है कि यहाँ से विकास प्रारंभ हुआ और आगे बढ़ता रहा, बढ़ता है और उसके बाद जो विकास की प्रक्रिया है वो फिर यहीं से पुनः स्टार्ट होती है और फिर आगे बढ़ती है। तो ये एक चक्रीय सिद्धांत। तो इस तरीके से समाजशास्त्रियों ने दो प्रकार के सिद्धांत बताए, चक्रीय सिद्धांत और रेखीय सिद्धांत। अब हम सबसे पहले जो विभिन्न समाज शास्त्रियों ने चक्रीय सिद्धांत पर अपनी अवधारणाएं दी हैं, अपने विचार दिए हैं, उनके विषय में जान लेते हैं। सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत। सबसे पहले हम जानते हैं ओसवाल्ड स्प्रेंगर का सिद्धांत।
ओसवाल्ड स्प्लेंगर जर्मन के विद्वान थे और इन्होंने अपनी पुस्तक द डिक्लाइन ऑफ वेस्ट में बताया कि सामाजिक परिवर्तन का एक चक्र चलता है। कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन का एक चक्र चलता है, जहाँ से प्रारंभ होता है, जहाँ से हम प्रारंभ होते हैं और फिर वहीं लौटकर आ जाते हैं। उन्होंने विश्व की 8 सभ्यताओं के उत्थान एवं पतन का अध्ययन करके यह निष्कर्ष दिया कि पश्चिमी सभ्यता अब विकास की चरम सीमा पर पहुंच गई है, किंतु अब वह धीरे धीरे क्षीणता एवं स्थिरता की स्थिति में पहुंच रही है, अतः इसका विनाश संभव है। तो जो ओसवाल्ड स्प्लेंगर हैं, उन्होंने क्या किया है कि विश्व की 8 सभ्यताओं का अध्ययन किया है, 8 सभ्यताओं के उत्थान एवं पतन का, यानी कि विकास किस प्रकार से उठता है और किस प्रकार से उसका पतन हो जाता है, यानी वो जो विकास हुआ वो धीरे धीरे किस प्रकार से नष्ट भी हो जाता है। तो इस पर उन्होंने अपना निष्कर्ष दिया है और पश्चिमी सभ्यता के विषय में उन्होंने बताया है कि जो पश्चिमी सभ्यता है, चूँकि पश्चिमी सभ्यता में विकास बहुत तीव्रता से होता है और तीव्रता से होने के कारण ही उनमें जो विकास की प्रक्रिया होती है वो तीव्र गति से बढ़ती है, बढ़ने के बाद फिर वो पुनः स्थिति में आती है। तो इसी विषय में उन्होंने बताया है कि जो पश्चिमी सभ्यता है वो अपने चरम स्थिति पर है, यानी जो उनका जो विकास की प्रक्रिया है वो बहुत ही पूर्णतः विकसित अवस्था में पहुंच चुका है और ये धीरे धीरे नष्ट होने की स्थिति पर है, अतः इसका विनाश आगे चल के संभावित है। जैसे हम इसको एक उदाहरण से समझ लेते हैं कि जब कोई हड़प्पा सभ्यता को हम समझ लेते हैं कि जैसे पहले हड़प्पा सभ्यता थी और बहुत ही वहाँ पे नगरीय सभ्यता बहुत ही अच्छी अवशेषों से प्राप्त जानकारी मिलती है कि वहाँ की जो नगरीय सभ्यता थी बहुत ही अच्छी व्यवस्था थी और उस व्यवस्था के आज भी अवशेष मिलते हैं कि जब उस समय उसका विकास हुआ होगा तो बहुत तीव्र गति से हुआ होगा और उसके बाद जब वो विकास हुआ उसके बाद वो सभ्यता नष्ट हो गई। आज हम उनको अगर समझ रहे हैं तो उनके अवशेषों को कारण समझ रहे हैं, उनकी कुछ जो बचे हुए कुछ कलाकृतियाँ हैं, अवशेष हैं, खंडहर हैं, उनसे हमने इस चीज़ को जाना और समझा है कि हड़प्पा सभ्यता का विकास कितनी तीव्रता से हुआ होगा। आगे हम चलते हैं और जानते हैं दूसरे समाजशास्त्रीय विचारक के विषय में जिन्होंने चक्रीय सिद्धांत दिया है, अर्नल्ड टॉयनबी। अर्नल्ड टॉयनबी ने अपनी पुस्तक ए स्टडी ऑफ हिस्ट्री में इन्होंने चुनौती एवं प्रत्युत्तर का सिद्धांत दिया। चुनौती एवं प्रत्युत्तर के सिद्धांत में इन्होंने बताया कि प्रत्येक सभ्यता को प्रकृति व मानव द्वारा चुनौती दी जाती है। जो सभ्यताएं इसका प्रत्युत्तर यानी निर्माण से देती हैं वे जीवित रहती हैं, शेष नष्ट हो जाती हैं। अर्नल्ड टॉयनबी कहते हैं कि समाज में जो सभ्यताएं होती हैं निरंतर कुछ न कुछ सभ्यताओं का विकास होता है। वो सभ्यताएं किस के द्वारा निर्मित होती हैं? सामाजिक रीति रिवाज, परंपराएं, प्रथाओं के द्वारा निर्मित होती हैं जो मानव के द्वारा होती हैं और कुछ ऐसी संस्कृति होती है जो प्रकृति के द्वारा भी निर्मित होती है। तो मनुष्य के लिए यानी मानव के लिए जो ये एक चुनौती भरा स्थितियां होती हैं कि वो इन चुनौतियों से किस प्रकार से निकलता है और अपना प्रत्युत्तर देता है। यानी जो इस चुनौती में जो ये चुनौती एवं प्रत्युत्तर का उन्होंने सिद्धांत दिया है उसमें उन्होंने कहा कि प्रकृति क्या करती है कि मनुष्य को चुनौती देती है और मनुष्य उसके बदले उसका प्रत्युत्तर देता है संघर्ष के द्वारा। वो अपने संघर्ष के बल पर कितने संघर्ष करने के बाद भी वो अपने आप को स्थायित्व में रखता है, अपने आप को उसको अनुकूलन करता है। तो इस तरीके से अर्नल्ड टॉयनबी ने चुनौती एवं प्रत्युत्तर का सिद्धांत दिया। टॉयनबी ने विश्व की 21 सभ्यताओं का भी अध्ययन किया और कहा कि प्रत्येक समाज निर्माण एवं विनाश, संगठन एवं विघटन के दौर से गुजरता है। उसने कहा कि सिंधु
वह नील नदियों की घाटियों में लोगों ने चुनौती और प्रत्युत्तर दिया कि जो सबसे पहले सभ्यता का विकास हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो सिंधु व नील नदियों की घाटियों में हुआ था। और उस समय की स्थितियों में जो मानव जीवन था बहुत ही संघर्षपूर्ण था। उन्होंने उन चुनौतियों का बहुत ही संघर्ष के कारण ही संघर्ष किया और अपने आप को पर्यावरण के अनुकूलन बनाया। तो इसमें उन्होंने चुनौती और प्रत्युत्तर का सिद्धांत अर्नाल्ड राइमी ने इस प्रकार से दिया कि जो चक्र है ये चक्र चलता रहता है, यानी सभ्यताएं क्या होती हैं कि निर्मित होती रहती हैं, विकसित होती रहती हैं और फिर से क्या होता है कि उन सभ्यताओं फिर नई सभ्यताएं निर्मित होती हैं और फिर से वो चलती रहती हैं और फिर से नष्ट हो जाती हैं। तो इसी तरीके से जो अर्नाल्ड राइमी भी कहते हैं कि जिस तरीके से पिछले समय में सभ्यताओं का विकास हुआ उसी तरीके से आज आधुनिक समय में भी परिवर्तन एवं विकास की प्रक्रिया निरंतर चल रही है और संस्कृतियां निर्मित होती हैं। उन संस्कृतियों के अनुसार व्यक्ति अपने आप को अनुकूलन करता है, संघर्ष करता है और फिर से उन संस्कृतियां नष्ट हो जाती हैं। तो ये क्रम चलता रहता है। आगे हम चलते हैं और जानते हैं इसी चक्रीय सिद्धांत में पैरेटो के अभिजात वर्ग का सिद्धांत। पैरेटो के अभिजात वर्ग के सिद्धांत में इन्होंने अपनी पुस्तक माइंड एंड सोसाइटी में सामाजिक परिवर्तन के अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत इन्होंने दिया। तो पैरेटो ने कौन सा सिद्धांत दिया है? इसमें ये सिद्धांत दिया है कि अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत। उन्होंने कहा कि समाज में दो वर्ग होते हैं, एक उच्च वर्ग या अभिजात वर्ग और दूसरा निम्न वर्ग। तो इस तरीके से ये दो वर्ग होते हैं, यह दोनों चक्रीय क्रम में परिवर्तित होते रहते हैं। समाज में उच्च अभिजात जब भ्रष्ट हो जाते हैं तो धराशायी हो जाते हैं, इनका स्थान निम्न वर्ग के लोग ले लेते हैं। तो इस प्रकार से अभिजात के परिभ्रमण के साथ साथ समाज में परिवर्तन आता है। तो पैरेटो कहते हैं कि जो समाज में दो वर्ग होते हैं, एक निम्न वर्ग होता है, एक उच्च वर्ग होता है। तो जो उच्च वर्ग होता है समाज में नई परिवर्तनों के लिए प्रयासरत रहता है, किंतु जो ये निम्न वर्ग होता है जब उनकी विचार उनके परिवर्तन नष्ट होने की स्थिति पर होते हैं, यानी तो ये क्या करता है कि जो निम्न वर्ग में है वो अपनी बौद्धिक क्षमता के अनुसार क्या करता है, उच्च वर्ग का स्थान लेता है। जैसे एक उच्च वर्ग के व्यक्ति है और वो हर चीज से संपन्न है, उसके पास पूंजी है, साधन है, संसाधन है, सब कुछ है। किंतु जब एक निम्न वर्ग का व्यक्ति अपनी बुद्धि और कौशल के बल पर आगे बढ़ता है तो इनकी जो स्थितियां होती हैं वो कमजोर हो जाती हैं और ये अपनी बुद्धि और कौशल के बल पर आगे बढ़ता रहता है, आगे प्रोग्रेस करता है और फिर वो उनका स्थान ले लेता है। इसी तरीके से ये आगे क्रम चलता रहता है और निम्न वर्ग क्या करता है कि उच्च वर्ग का स्थान लेता रहता है, फिर यही चक्र चलता रहता है। इसे ही पैरेटो ने अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत बताया है। आगे हम और बढ़ते हैं और जानते हैं कि सोरोकिन के पेंडुलम का सिद्धांत। सोरोकिन ने पेंडुलम का सिद्धांत दिया। ये भी इन्होंने भी चक्रीय सिद्धांत का समर्थन किया और अपनी पुस्तक सोशल एंड कल्चरल डायनामिक्स में सांस्कृतिक गतिशीलता का सिद्धांत दिया। इन्होंने अपनी पुस्तक सोशल एंड कल्चरल डायनामिक्स में सांस्कृतिक गतिशीलता का सिद्धांत दिया। उन्होंने बताया कि इन्होंने संस्कृतियों को 3 भागों में विभाजित किया है, एक चेतनात्मक, एक भावनात्मक और आदर्शात्मक। सोरोकिन कहते हैं कि सभी सभ्यताएं घड़ी के पेंडुलम की तरह चेतनात्मक व भावनात्मक के बीच झूलती रहती हैं। बीच में वह आदर्शात्मक स्थिति भी आती है जिसमें दोनों संस्कृतियों का मिश्रण होता है, जिससे संस्कृति में परिवर्तन के साथ समाज में भी परिवर्तन आता है। इसको हम इस तरीके से समझ लेते हैं कि
मान लीजिए ये एक घड़ी का पेंडुलम है, ये एक घड़ी का पेंडुलम है। अब जब ये पेंडुलम हिलता है तो थोड़ा सा यानी अपने दाहिनी तरफ जाता है, फिर ये बाईं तरफ जाता है। तो सोरोकिन कहते हैं कि जो इसमें ये है, ये अपनी आदर्शात्मक अवस्था है। ये कौन सी अवस्था है? जो बीच की अवस्था है, ये आदर्शात्मक अवस्था है, ये चेतनात्मक अवस्था है और ये भावनात्मक अवस्था है और ये आदर्शात्मक अवस्था है। तो जब व्यक्ति किसी नवीन कार्य को करने के लिए अपनी कौशल और बुद्धि का इस्तेमाल करता है, यानी चेतना का इस्तेमाल करता है, तो वो क्या करता है कि बढ़ता है आगे। फिर उसके बाद उसके अंदर भावनात्मक स्थितियां बनती हैं और फिर जो पेंडुलम है वो अपनी बीच की अवस्था में आता है जब एक स्थिति आती है आदर्शात्मक स्थिति, यानी चेतना से होते हुए वो भावनात्मक स्थिति में पहुंचता है। फिर उसके बाद जब वो पेंडुलम आता है तो यहाँ एक आदर्शात्मक स्थिति बनती है जो समाज में सर्वसम्मति हासिल करती है। और इसी प्रकार से ये जो सोरोकिन का सिद्धांत है ये चक्र की भांति चलता रहता है, यानी मनुष्य में चेतना आती है, फिर उसमें भावना बनती है और भावना से फिर एक स्थिति आती है जब वो आदर्श स्थिति में आ जाता है और फिर उसके बाद वो नवीन चेतना आती है, फिर भावनात्मक स्थिति में पहुंचता है और फिर उसके बाद वो आदर्श स्थिति में आ जाती है। इसी तरीके से ये चक्र क्या होता है कि चलता रहता है। तो आज हम लोगों ने सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत के विषय में जाना और समझा। आज की क्लास आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।